वेलकम सभी को। मिशन जेपीसी मेंस 2024 के तहत हम लोग परीक्षार्थी की तरह परीक्षा की तैयारी करने में जुटे हुए हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए, मिशन जेपीसी मेंस को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच लगातार क्लास लेकर आ रहा हूं। वो पेपर 5 को लेकर है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत विकास। इसी पेपर, इसी टॉपिक के आधार, इसी पेपर का जो 4 सेक्शन है या 4 ग्रुप है, ग्रुप ए, उसमें से जो पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, इसी टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास जो मेरा बेस्ड था, बेस्ड ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पर था, यानी राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, इसी पर हम मेरा लास्ट क्लास था। और एक बार मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो मैं टोटल 6 मेथड के बारे में आपको बताया था, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 ही मेथड वेरी इंपॉर्टेंट हैं, 1, 2 एंड 3। नंबर 1 जो था वो था आपको प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा मेथड था इनकम मेथड और तीसरा था एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखते हैं इन तीनों विधि के थ्रू हम लोग, अगर हम इसके थ्रू जाते हैं तो हमको मिलता है जीडीपी एमपी, यहां मिलता है एनडीपी-एफसी और यहां मिलता है हमको जीडीपी एमपी। अब इसके बाद हम लोग कैसे कैलकुलेशन करके तीनों ही मेथड से हम लोग कैसे एनएनपी-एफसी निकालेंगे, इसको लेकर मैं अच्छी तरह से आपको बता चुका हूं। और एनएनपी-एफसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि चाहे कोई भी विधि हो, उन सभी विधियों का प्रयोग करते समय क्या कठिनाई महसूस होती है, करते हैं, उसी चीज पर हम लोग बात करेंगे आज। यानी राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां, क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, उसी के बारे हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में। यही मेरा इसी जो आज का जो क्लास है वो बेस्ड ऑन इसी टॉपिक पर, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या कठिनाई, व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड व्हेन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहला जो कठिनाई है वो है आंकड़ा एकत्र करने की कठिनाई, यानी आंकड़ा एकत्रित करने की कठिनाई। क्योंकि हम लोग क्या देखें कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। सपोज हम आय विधि का प्रयोग कर रहे हैं और हम इन तीनों ही क्षेत्रों के आय को पता करना चाह रहे हैं, तो हमें कई बार ऐसा कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि हमें विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं, यानी सही आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक किसान है, वो 1000 केजी गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन वो 500 केजी जो है वो स्वयं उपभोग कर लेता है और केवल 500 केजी बाजार में जाकर बेचता है। तो अगर यहां देखिएगा कि अगर मान लेते हैं हम उस किसान का इनकम को अगर हम मेजरमेंट करें तो वो केवल 500 केजी का ही मेजरमेंट हो पाएगा, क्योंकि ये कंजम्पशंस के रूप में इसका उपभोग कर लेता है, तो ये कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो देखा जाए तो हम लोग कहीं कुछ कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसान के पास जाइएगा तो वो बता ही नहीं पाता है कि मेरा इनकम कितना हुआ, क्योंकि वो क्या करता है, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है।
तो कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयां आती है और इस तरह आंकड़े एकत्रित करने में कठिनाई होती है। इसीलिए हम लोग सही तरीके से सही और वास्तविक जो राष्ट्रीय आय हो सकती है वो हम लोग नहीं पता कर पाते हैं। तो पहला कठिनाई हो गया आंकड़ा को एकत्रित करने की कठिनाइयां। दूसरा जो कठिनाइयां है वह है दोहरी गणना की कठिनाइयां। दोहरी गणना की कठिनाई, ये दोहरी गणना की कठिनाई क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग, ये डबल काउंटिंग क्या है कि जब भी राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो कई बार ऐसा भय बना रहता है, ऐसा डाउट संदेह बना रहता है कहीं हम डबल काउंटिंग तो नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है एक ही आय की गणना दो बार या अधिक बार किए जाने की संभावना रहती है। दो बार या अधिक बार किए जाने की संभावना रहती है। जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर का एक इनकम ले रहे हैं, डॉक्टर की आय, अगर एक डॉक्टर की आय मान लीजिए एक डॉक्टर की आय कितना है 5,000 रुपया है और वह अपने स्टाफ को 1,000 रुपया देता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम डॉक्टर की आय को काउंट ले लिए, उसके साथ साथ उसके स्टाफ की भी इनकम को लेते हैं, तो इस तरह से हमको राष्ट्रीय आय कितना पता कर सकते हैं 6,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए वास्तव में हमें केवल 5,000 रुपया को गणना में शामिल करना था। ये 1,000 की जो गणना है ये ऑलरेडी इस 5,000 की गणना में से हो चुकी रहती है। लेकिन अगर हम 1,000 रुपया की आय की गणना को अगर हम शामिल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोहरी गणना या डबल काउंटिंग हो जाएगा। जो कि ये संभावना बनी रहती है। तो ये कहीं कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि दोहरी गणना की कठिनाइयां आती है या दोहरी गणना की संभावना पाई जाती है। तीसरा जो कठिनाइयां है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली में गणना कठिन। हम चाहे तीनों विधि को लें, आय विधि, उत्पाद विधि या व्यय विधि, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इकोनॉमी है, कोई अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि कैसी है, वस्तु विनिमय प्रणाली का वहां प्रचलन पाया जाता है, वहां वस्तु विनिमय का प्रचलन पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी वहां जब भी विनिमय का काम होता है तो वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वैसी अर्थव्यवस्था जहां वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वैसी स्थिति में आय विधि हो, उत्पाद विधि या व्यय विधि का प्रयोग कर पाना संभव नहीं है और इस तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली में हम लोग क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जा सकती है। तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलन में है वहीं राष्ट्रीय आय की गणना हो सकती है। नेक्स्ट जो कठिनाई आती है वह है मूल्य एवं मूल्य स्तर से संबंधित कठिनाई। मूल्य एवं मूल्य स्तर से संबंधित कठिनाई। हम लोग जानते हैं किसी भी इकोनॉमी में दो तरह के मूल्य चलते हैं, एक थोक मूल्य और दूसरा खुदरा मूल्य, यानी होलसेल प्राइस और इसको कहते हैं होलसेल प्राइस और
रिटेल प्राइस, ठीक है। थोक मूल्य और खुदरा मूल्य। अब देखिए, एक तो हम लोग ये परेशानी होती है कि थोक मूल्य को लें कि खुदरा मूल्य को लें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वस्तु में थोक मूल्य हो पाई जाती है और खुदरा मूल्य पाई जाती है, और कभी कभी किसी वस्तु में एक ही तरह का मूल्य पाई जाती है, वहां दो तरह के मूल्य नहीं पाए जाते हैं। तो अगर हम थोक मूल्य को लेते हैं तो ऐसी स्थिति में खुदरा मूल्य वहां छूट जाता है। तो ये कठिनाई होता है कि हम किस मूल्य को शामिल करें, थोक मूल्य को शामिल करें कि खुदरा मूल्य को शामिल करें, ये कठिनाई आती है। दूसरा कठिनाई आती है मूल्य स्तर की। जैसे मान लीजिए दो प्लेस है, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, ठीक है। यहां वस्तु की कीमत 5 रुपया पर केजी है और यहां अगर वस्तु कीमत 10 रुपया पर केजी है, तो हमें यह देखना पड़ता है कि दोनों के जगह में कौन सा प्राइस को हम लोग ऐसा लें, एवरेज को लें, जिससे कि दोनों का सही मूल्यांकन हो सके। अगर यहां अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को लेंगे तो उसमें क्या होता है, मूल्य स्तर भी शामिल रहता है। तो हमको कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करते हुए, इसको हम लोग इक्वल वेटेज देते हुए हम लोग को काम करना पड़ता है, ताकि हम लोग सही राष्ट्रीय आय की गणना कर सकें। लेकिन इतना करना संभव प्रतीत नहीं होता है, इसीलिए मूल्य व मूल्य स्तर से संबंधित कठिनाई आती है और राष्ट्रीय आय सही नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो ये एक संभावना है, व्यवहारिक कठिनाइयां ये भी पाई जाती है। नेक्स्ट कठिनाई देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय आय में हम लोग किसको पहले हम लोग देते हैं, पॉइंट करते हैं, बहुत सी सेवाओं का, एक मिनट इसको मिटा देता हूं, बहुत सी सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात करना कठिन। बहुत सी सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात करना कठिन है। हम लोग क्या देखे थे, राष्ट्रीय आय जब भी हम लोग लेते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य एक देश में एक वित्तीय वर्ष में जितने भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब बताइए कि बहुत वस्तुओं का तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी सेवाएं हैं जिनका मूल्य पता कर पाना कठिन है। हम लोग सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन उसका हम लोग कभी भी मूल्य के रूप में पता कर पाना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी भी पिता या माता या बहन के द्वारा दी जाने वाली सेवा, इसका तो हम लोग कोई मूल्यांकन नहीं करते, इसका तो कोई वैल्यू नहीं लगाते हैं। या आप समझ सकते हैं, एक शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को दिया जाने वाला अध्यापन सेवा, ये क्या है, इसको हम लोग क्या कभी मूल्यांकन करते हैं, तो कभी नहीं करते हैं। तो कहीं कभी इन सेवाओं का मौद्रिक मूल्य पता कर पाना काफी कठिन होता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मूल्य ही पता नहीं कर पाते हैं तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, जबकि इनका भी कोई ना कोई मूल्य तो जरूर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला कठिनाइयां क्या है। आय के संबंध में जानकारी का अभाव। आय के संबंध में जानकारी का अभाव। हम लोग क्या देखते हैं, आय विधि में क्या देखे थे हम लोग, आय विधि में देखे थे कि जितने भी साधन सेवाएं हैं उनको साधन सेवा के रूप में
जो भुगतान किया जाता है, जो भुगतान किया जाता है वही क्या है, उनकी आय है। और इनकी समस्त साधन सेवाओं की आय को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे साधन सेवाएं हैं, साधन हैं जिनको हम लोग उनकी आय को नहीं पता कर पाते हैं। सामान्यतः हम क्या करते हैं, वैसे व्यक्ति जो आय कर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, उनकी आय तो क्या होती है, पता चल जाता है और इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल कर भी लेते हैं। लेकिन वैसे व्यक्ति जो आय कर नहीं देते हैं, उनकी आय का पता लगाना, उनकी आय का पता लगाना काफी कठिन होता है, काफी कठिन होता है। तो कहीं ना कहीं ये इनकम, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ये छूट जाते हैं। तो ये एक कठिनाइयां है, आय के संबंध में जानकारी का अभाव पाया जाता है, क्योंकि जिनकी जो आय कर देते हैं उनकी आय तो पता चल जाता है, लेकिन जो आय कर नहीं देते हैं, इनकम टैक्स नहीं देते, उनकी आय का पता नहीं लगाया जाता है। तो इस संबंध में हम एग्जाम्पल देंगे आप लोग को कि देखिएगा, हम लोग कहते हैं किसान गरीब हैं, हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय किसान क्या है, गरीबी की अवस्था में जीवन यापन करते हैं। कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है और ऋण में मर लेता है। लेकिन ये सभी राज्यों के मामले में ये सही नहीं है। जैसे मान लीजिए, अगर आप लीजिएगा हरियाणा या पंजाब के किसानों के बारे में बात कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे वहाँ ऐसे किसान हैं जो कि उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके बराबर क्या करते हैं, इनकम प्राप्त करते हैं। उनके बराबर तो नहीं, लेकिन समझिए कि अच्छा इनकम प्राप्त करते हैं, एक अच्छा हैंडसम इनकम की उनकी प्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि कभी कभी किसानों को क्या कर दिया जाता है, ऋण माफ कर दिया जाता है, या आप समझिए कि इनकम टैक्स से उनको छूट दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कृषि से जो इनकम प्राप्त होती है वे लोग सही तरीके से नहीं भी दिखाते हैं। तो क्या होती है, वे धनी होते हुए भी क्या होते हैं, वे किसान की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हो सकता है कि वे एक्चुअल इनकम उनको हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो देख लीजिएगा, तो यहां क्या होती है, क्योंकि किसान जो है आय कर से कभी कभी क्या हो जाता है, बच जाता है, आय कर से बच जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होती है, जबकि वे किसान इनकम टैक्स देने के लायक हैं, लेकिन उनकी इनकम का कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, उनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि वहाँ बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जिनका सालाना टर्नओवर काफ़ी होता है किस खेती से, कृषि से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उसकी इनकम को शामिल नहीं करते हैं और इनकम टैक्स से बच जाते हैं, और इस तरह से उनके इनकम को हम लोग शामिल नहीं करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 7 जो है, अन्य तरह की कठिनाइयाँ, अन्य तरह की या अन्य कठिनाइयाँ। तो अन्य कठिनाइयाँ क्या है, जैसे आप देख लीजिएगा, सरकारी व्यय की अनिश्चितता, सरकारी व्यय की अनिश्चितता तथा करारोपण की अनिश्चितता, विदेशी फर्मों की आय का सही पता नहीं लगा पाना, सही नहीं लगा पाना। तो ये कई ऐसे सरकारी व्यय की अनिश्चितता है, करारोपण की अनिश्चितता है, इन टैक्सेशन से कितनी इनकम की प्राप्ति हो रही है कभी कभी अनसर्टेन है, विदेशी फर्मों की आय का सही पता नहीं लग पाता है। ये कई तरह की ऐसी कठिनाइयां हैं जो कि हमें राष्ट्रीय आय की गणना में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। चूंकि ये बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऊपर लिखित जितने भी पॉइंट थे उनको हम लोग कह सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ।
तो मुझे लगता है राष्ट्रीय आय की गणना में जो कठिनाइयां आती हैं वो मैं आपके समक्ष में रखने का प्रयास किया हूं और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रही। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं क्या क्या कठिनाइयां आती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। चाहे कोई भी विधि को अपनाइए तो राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयां आती है। पहला तो आंकड़ा एकत्रित करने की कठिनाइयां, क्योंकि आप जानते हैं कि कई सही तरह के विश्वसनीय आंकड़े की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान जो होती है उत्पादन का बहुत सारा भाग अपने उपभोग में खर्च कर देता है और वास्तव में मार्केट में जाकर बहुत कम मात्रा बेचता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में बेचने वाले जो आंकड़े होते हैं उसको तो हम लोग ले लेते हैं राष्ट्रीय आय की गणना में, लेकिन जो स्वयं उपभोग करता है वह गणना से छूट जाते हैं। तो ये ऐसा है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किए हैं कि कई क्षेत्र हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, तो ऐसे कई तरह की कठिनाई सभी क्षेत्रों में आती है कि आंकड़े एकत्र नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है दोहरी गणना की कठिनाइयां। कभी कभी नेशनल इनकम की गणना कैलकुलेशन करते समय यह होती है कि कहीं कभी कभी दोहरी गणना का भय हमेशा बना रहता है। जब हम लोग आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, लेते हैं राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, तो ऐसा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डबल काउंटिंग कर रहे हैं। तो इसको बहुत ही प्रिकॉशन से करने की जरूरत होती है और अगर हम प्रिकॉशन से नहीं करते हैं तो दोहरी गणना की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कठिनाइयां हैं। तीसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली में राष्ट्रीय आय की गणना कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु का वस्तु से विनिमय किया जाता है और एक्चुअल वैल्यू मार्केट में नहीं आ पाती है और हम लोग राष्ट्रीय आय की कोई भी विधि का ऐसी प्रणाली में, वस्तु विनिमय प्रणाली वाली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की गणना नहीं कर पाते हैं, विधियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है मूल्य एवं मूल्य स्तर में कठिनाइयां। अर्थव्यवस्था में दो तरह के मूल्य पाए जाते हैं, थोक मूल्य और खुदरा मूल्य। तो थोक मूल्य का प्रयोग करें या खुदरा मूल्य का, एक तो यह समस्या उत्पन्न हो जाती है और मूल्य स्तर या प्राइस लेवल की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दो या से अधिक क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं किसी एक ही वस्तु का अलग अलग कीमत पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम वस्तु के अंतिम वस्तु के एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लेते हैं तो कभी कहीं ना कहीं हम लोग जो वस्तु का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है, उसके मौद्रिक सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हमें बहुत प्रिकॉशन से हमें एक औसत मूल्य को लेकर चला जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं आधार वर्ष के आधार पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तब ये संभावना दूर हो जाती है, अन्यथा ये दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट है बहुत सी सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसे एक शिक्षक के द्वारा अपने पुत्र को अध्यापन सेवा का जो भी वो सेवा दिया जा रहा है, अध्यापन संबंधी कार्य का जो सेवा दिया जा रहा है, उसके लिए उसने कोई मौद्रिक मूल्य नहीं लेता है, उसके लिए मूल्यांकन हम लोग नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये काउंटिंग नहीं हो पाती है और बहुत सी सेवाओं का मौद्रिक मूल्य हम लोग ज्ञात नहीं करते हैं और नहीं कर पाते हैं और इसके कारण वे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाते हैं और राष्ट्रीय आय का सही गणना नहीं हो पाती है। तो ये भी एक कठिनाइयाँ हैं। नेक्स्ट कठिनाइयाँ हैं आय के संबंध में जानकारी। बहुत सी साधन सेवाएं हैं जो साधन सेवा के रूप में उसको भुगतान किया जाता है, तो उसको आय कहते हैं और आय विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं और उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। लेकिन वैसे व्यक्ति जो आय कर देते हैं उनकी आय का तो पता चल जाता है, लेकिन वैसे व्यक्ति जो आय इनकम टैक्स नहीं जमा करते हैं उनकी आय का पता नहीं लग पाता है और वे राष्ट्रीय आय की गणना में छूट जाते हैं। जैसे मैं एक पंजाब का एग्जाम्पल दिया था, किसान काफ़ी धनी होते हैं, उनकी इनकम काफ़ी होती है, वार्षिक आय काफ़ी अधिक होती है, इसके बावजूद भी कभी कभी उनकी आय को हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं कर पाते हैं कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो है अन्य तरह की कठिनाइयाँ, सरकारी व्यय की अनिश्चितता है, साथ ही साथ करारोपण से जो हम लोग का अनिश्चितता होती है जिसके कारण हम लोग को सही आंकड़े की प्राप्ति नहीं हो पाती है, साथ ही विदेशी फर्मों की आय का सही पता नहीं लग पाता है जिसके कारण हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड भी नहीं पता कर पाते हैं, विदेश से शुद्ध साधन आय की प्राप्ति जो होती है वो आंकड़े की प्राप्ति नहीं हो पाती है और हम क्या करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि टोटल हम लोग 7 कठिनाइयों के बारे में आप लोग को मैं बीच में चर्चा किया हूं और ये राष्ट्रीय आय की गणना में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयां हैं। तो मुझे लगता है राष्ट्रीय आय की गणना में जो भी कठिनाइयां हैं वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलेंगे और एक नए टॉपिक को लेकर आपके समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और मेंस की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए और अपने उद्देश्य में सफल हों। लास्ट में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता होगा तो जरूर देखिए और देखिए तो पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए और साथ ही साथ सभी राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी क्लासेस का वीडियो मैं जारी किया हूँ सबको देखिए, तभी समझ में आएगा। 1 बाय 1 देखिएगा तो भी समझ में आएगा। अगर जंबल करके देखिएगा पार्ट 4 को अगर मान लीजिए आप पार्ट 3 के बाद देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, पार्ट 3 देखिएगा
तभी पार्ट 4 समझ में आएगा। पार्ट 5 तभी समझ में आएगा जब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं एक सीक्वेंस के साथ टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहा हूं और मेरा टारगेट है पेपर 5 को मैं अच्छी तरह से आपको तैयारी कर दूं। साथ ही साथ बीच बीच में मैं अलग पेपर के लिए भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकिन मैं अभी तैयारी नहीं कर पाया हूं, जरूर मैं लेकर आऊंगा। आप जुड़े रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। और एक चीज़ मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप को पसंद नहीं आता होगा तो तुरंत स्किप कर जाइए, वीडियो देखकर समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको फायदेमंद लग रहा है तभी देखिए, नहीं तो मत देखिए, क्योंकि समय काफ़ी मूल्यवान होती है, वो लौट कर नहीं आता है। चलिए अगले क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। गुड नाइट।